सबसे पहले बात करते हैं हम तारागढ़ के बारे में। और इसी तारागढ़ का दूसरा नाम है अजयमेरू, और इसी दुर्ग का तीसरा नाम है गढ़बीटली। तो तारागढ़ दुर्ग कह दो, अजयमेरू कह दो, गढ़बीटली कह दो, एक ही बात है। और ये दुर्ग कहां पर स्थित है? अजमेर में। ठीक है, अब लिखना बंद कर दो और ध्यान से सुनना और समझना शुरू कर दो। अलग अलग है। हममुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में, इसे हम तारकीन की दरगाह कहते हैं, वो अलग है ना। सुल्तान तारकीन वो नागौर में। तारागढ़, अजयमेरू, गढ़बीटली कहां पर स्थित है? अजमेर में। अब सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि एक ही दुर्ग के तीन तीन नाम क्यों पड़े हैं, ये क्या चक्कर है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो दुर्ग है राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिस पर सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए हैं। प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं? तो तारागढ़ पर। सबसे ज्यादा लोकल हमले कौन से दुर्ग पर हुए हैं? तारागढ़ पर। और विदेशी हमले पूछे तो बटनेर पर। तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण बटनेर पर हुए हैं और सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए हैं तारागढ़ पर। अब देखो तारागढ़ की बनावट की बात अगर हम करते हैं तो ये जमीन है, जमीन के ऊपर ये पहाड़ी है और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है और वो जो दुर्ग है उसी का नाम क्या है? तारागढ़। तो देखिए ये पहाड़ी है जिस पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? तारागढ़। सबसे पहली बात कि ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ था? तो अजमेर में एक पहाड़ी है नाग पहाड़ी, जहां से लूनी नदी निकलती है। उसी पहाड़ी को जब आगे हम पढ़ते हैं तो उसी पहाड़ी के अंतिम सिरे पर एक दुर्ग बना हुआ है और उसी दुर्ग के बारे में यहां पर अपने को पढ़ना है। ध्यान से सुनना, समझना, लिखना बंद करना। तो नाग पहाड़ी के एक हिस्से पर दुर्ग बना हुआ है, उसी को हम तारागढ़ कहते हैं, अजयमेरू कहते हैं, गढ़बीटली कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वही मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न कि इस दुर्ग की नींव कब रखी गई? तो इसकी नींव रखी गई थी 7वीं शताब्दी में। अरे कौन सी शताब्दी में रखी गई थी? 7वीं शताब्दी में रखी गई थी। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी अजयपाल चौहान ने। अजयपाल चौहान 7वीं शताब्दी में शाकंभरी रियासत में एक राजा हुआ था अजयपाल चौहान। उसने पहली बार इस दुर्ग की क्या रखी थी? नींव रखी थी। और ये बात कौन कहता है? तो ये बात कहता है कर्नल टोड। तो कर्नल टोड के अनुसार, तो कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग की नींव रखी गई थी 7वीं शताब्दी में। और किसने रखी थी? तो अजयपाल चौहान ने। अब समझना, कहते हैं कि जब इसकी नींव रख दी गई थी तो काफी सालों बाद में, कम से कम 500 सालों बाद इसका निर्माण करवाया गया। और इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण करवाया गया 12वीं शताब्दी में। अरे कौन सी शताब्दी में? 1113 से 1133 के बीच में। और इसका जो निर्माण करवाया वो करवाया अजयराज चौहान ने। इसका निर्माण किसने करवाया? अजयराज चौहान। तो ध्यान रखना, अजयपाल चौहान अलग है, अजयराज चौहान अलग है। नींव के बारे में पूछेगा तो अजयपाल चौहान आएगा, निर्माण के बारे में पूछेगा तो अजयराज चौहान आएगा। और कहते हैं कि जब अजयराज चौहान ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया तो खुद के नाम पर पहली बार इस दुर्ग का जो नाम रखा वो नाम क्या रख दिया? अजयमेरू। क्योंकि अजयराज का अजय शब्द जोड़ा गया और मेरू का मतलब होता है पहाड़ी। तो पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है तो अजयराज ने खुद के नाम से दुर्ग का नाम क्या रख दिया? अजयमेरू दुर्ग। तो सबसे पहला नाम क्या रखा गया था इसका? अजयमेरू। दूसरा प्रश्न कि इस दुर्ग का जो दूसरा नाम रखा गया
वो नाम रखा गया तारागढ़। और प्रश्न आता है कि तारागढ़ जो नाम रखा गया वो कब और किसके द्वारा रखा गया? तो देखो, आपने पढ़ा है कि कालांतर में ये दुर्ग सौंपा गया था पृथ्वीराज सिसोदिया को, और पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग में रहकर इस दुर्ग की मरम्मत करवाई थी और अपनी पत्नी तारा के नाम पर किले का नाम क्या रख दिया था? तारागढ़। तो तारागढ़ जो नाम रखा था इसका, वो नाम रखा था मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने। मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर, अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। तो ध्यान रखना, तारागढ़ नाम पड़ा था पृथ्वीराज सिसोदिया की वजह से, और किसके नाम पर रखा गया था? तारा के नाम पर। तो दूसरा जो नाम पड़ा इसका, वो नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। और वर्तमान में इसे जिस नाम से ज्यादा जाना जाता है वो तारागढ़ ही है। तारागढ़ के नाम से लोकप्रिय दुर्ग ही है, तो तारागढ़ दुर्ग हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि इसका नाम गढ़बीटली क्यों रखा गया? गढ़बीटली नामकरण क्यों किया गया? कौन बताएगा आप में से? बताओ। पहाड़ी तो नाग पहाड़ी है। क्या कह रहे हो? सही पढ़ा है आपने भी, शुरू से नहीं पढ़ा, बस इतना सा अंतर है। देखो, बीटड़ की पहाड़ी पर स्थित है इसलिए नाम, हाँ उसके नाम पर। मुगल काल की बात है कि जब मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले पर अधिकार किया, आपको पता है कि अजमेर पर हमेशा मुगलों का अधिकार रहा था, और जब मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले पर अधिकार किया तो ये दुर्ग एक सामंत को सौंपा था जिसका नाम था विट्ठल दास गौड़। और कहते हैं कि जब विट्ठल दास गौड़ को ये दुर्ग सौंपा गया तो विट्ठल दास गौड़ ने कलाकारी कर दी। सबसे पहले जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ था केवल उस पहाड़ी का नाम चेंज किया और खुद के नाम से क्या कर दिया? बीटड़ की पहाड़ी। और फिर दुर्ग का नाम चेंज किया और खुद के नाम पर कर दिया गढ़बीटली। तो हम पढ़ने लग गए कि बीटड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? गढ़बीटली। तो वास्तविकता यह है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने जब इस किले पर अधिकार किया तो शाहजहां ने यहाँ का प्रशासक बनाया, शाहजहां द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक। और शाहजहां ने जिस व्यक्ति को यहाँ का प्रशासक बनाया उसका नाम था विट्ठल दास गौड़, विट्ठल दास गौड़। और जैसे ही विट्ठल दास गौड़ को ये किला सौंपा गया तो इसने कलाकारी कर दी। सबसे पहले पहाड़ी का नाम बदला और खुद के नाम पर क्या कर दिया? बीटड़ की पहाड़ी। फिर दुर्ग का नाम बदला और खुद के नाम से क्या कर दिया? बीटली दुर्ग या गढ़बीटली। तो हम पढ़ने लग गए कि बीटड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़बीटली कहा जाता है। तो तीसरा और अंतिम नाम जो इसका पड़ा वो नाम क्या पड़ा इसका? गढ़बीटली। तो सबसे पहले हमने बात की है नामकरण को लेकर कि कौन सा नाम क्यों रखा गया था, ठीक है। फिर बात करते हैं जो प्रश्न आता है बार बार, ये देखो एक विद्वान है बिशप हेबर, अभी आया था ना आमेर पढ़ाया जब, तो वही इसी बिशप हेबर ने इस तारागढ़ को कहा है पूर्व का जिब्राल्टर। अरे क्या कहा इसको? पूर्व का जिब्राल्टर का है। और प्रश्न आता ही है कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसकी तुलना जिब्राल्टर दुर्ग से की जाती है? तो कौन सा आता है? तारागढ़। आप बताओ, देखें जिब्राल्टर का मतलब क्या होता है? मतलब तो पता होगा कुछ, बताओ क्या होता है? ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी में एक जल संधि आती है जिब्राल्टर की जल संधि, बताओ क्या चक्कर है? सर को कहना पड़ेगा, और ज्योग्राफी भी नहीं आती इनको, हैं? वो भी मेरे नाम राशि है गुरुजी।
देखो, हाँ बताओ। आपका थोड़ी ज्योग्राफी, कोई टेंशन मत लें, इनको ही नहीं आता तो अपने को कहाँ से आएगा। चलो समझो। देखो, जिब्राल्टर उस भौतिक भौतिक प्रदेश की बात करें, भौगोलिक परिवेश की बात करें, तो जिब्राल्टर उस जगह को कहा जाता है जो जगह अनियमित ऊंचाई पर स्थित होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है और ऊबड़ खाबड़ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसे जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है इतिहास में। तो ये दुर्ग जो है ये कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, फिर नीचा है, फिर ऊंचा है। तो ऊंचाई कैसी है इसकी? अनियमित। इसलिए इसकी संज्ञा किससे की गई है? जिब्राल्टर से की गई है। तो ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं। इतिहास में जिब्राल्टर का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ या वो जगह जो अनियमित ऊंचाई पर स्थित होती है, उसको जिब्राल्टर कहा गया है यहां पे। तो ये दुर्ग कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, ऊबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा है। तो बिशप एबर ने इसकी तुलना किससे की है? जिब्राल्टर से। अब करते हैं बात आगे की, वो भी सुनो। देखो जी, इस दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जो इस दुर्ग की लोकप्रियता बढ़ाते हैं, वो आपको समझने हैं। सबसे पहला स्थल जो इसकी लोकप्रियता बढ़ाता है, नंबर 1, इसी के अंदर बनी हुई है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह, तारागढ़ की सबसे ऊंची चोटी पर दरगाह बनी हुई है मीरान साहब की दरगाह। और विद्वानों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये दरगाह राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह है जिसमें हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाती थी। ढंग से समझना, राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह जिसमें हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाती थी, वो कौन सी दरगाह है? मीरान साहब की। अब आपको बताना है कि दरगाह है तो इस्लाम से संबंधित है, और हरा रंग तो इस्लाम का प्रमुख रंग है, प्रधान रंग है, पवित्र रंग है। तो फिर ये क्या चक्कर हुआ? इस दरगाह में हरे रंग की चादर चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्तमान में तो चढ़ती है, लेकिन कुछ समय के लिए प्रतिबंध लग गया था। क्यों? चलो ये बता दो आप दो कि इस्लाम का जो प्रधान रंग है हरा, वो क्यों प्रधान रंग माना गया इस्लाम का? कारण तो होगा कुछ न कुछ। आप देखना, कोई भी मदरसा बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है, इस्लाम के झंडे लगे हुए हैं, सब हरे रंग के होते हैं। क्या कारण है इसका? सूफी धारा पढ़ी है? बहुत सीधा आंसर था। आप क्या सरल प्रश्नों को बहुत वो लेते हो। बहुत सीधा आंसर है कि ये राजस्थान है हमारा, ये मान लो। राजस्थान की इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आगे क्या है? अफगानिस्तान। ये तो लोकेशन है। आपको बताया कि जितने भी मुस्लिम शासक जो राजस्थान में या भारत में आए हैं, वो सब कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से आए हैं। चाहे मोहम्मद गोरी हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो, ये सब कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से आए थे। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान जो इलाका है ये रेगिस्तानी इलाका है सब। और आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में जो लोग यहाँ पर निवास करते थे अफगानिस्तान के रेगिस्तान इलाके में, तो चारों तरफ रेत ही रेत थी, तो हरियाली का काफी अभाव नजर आता था इनको। तो ये लोग क्या करते थे उस समय कि अपने मकानों को, दीवारों को, इन सबको हरे रंग से पुतवाते थे ताकि हरियाली का वातावरण थोड़ा सा नजर आए। रेगिस्तान के बीच बीच में टेंट लगाते थे हरे कलर के ताकि हरियाली नजर आए। अब ये मूलतः यहीं के तो रहने वाले थे, लेकिन जब यहीं के लोग धीरे धीरे भारत में आने लगे, अपनी सत्ता स्थापित करने लगे, तो ये हरा रंग इनके साथ चला आया। और यहाँ आने के बाद भी इन्होंने जैसी परंपरा वहाँ की थी उसी को फॉलो किया, अपने महल वगैरह हरे कलर से पुतवाए।
अपनी पोशाक में हरे रंग को तवज्जो दी, मस्जिद हरे कलर से पुतवाई, तो हम पढ़ने लग गए इस्लाम का जो पवित्र रंग है वो हरा रंग है। तो धर्म के हिसाब से पवित्र नहीं है, ये भौगोलिक परिवेश के हिसाब से इसको पवित्र माना गया है। क्योंकि जो ये लोग अफगानिस्तान में रहते थे, रेगिस्तानी इलाके में रहते थे, तो वहां पर ये हरियाली थोड़ी सी दर्शाने के लिए मकान हरे कलर से पुतवाते थे, बीच बीच में हरे कलर के टेंट लगाते थे। तो हरा हरा रंग जो था उससे नाता इनका पुराना जुड़ा हुआ है। और जब ये भारत में आए, अपनी सत्ता स्थापित की, तो यहां भी इन्होंने उसी प्रकार का आचरण किया। और वो आचरण किया तो धीरे 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 जहां जहां मुसलमानों ने शासक किया, जहां जहां मुसलमानों का साम्राज्य बढ़ा, वहां हरा रंग ऑटोमेटिक पहुंच गया। और हम आज भी पढ़ने लग गए कि इस्लाम का, मुसलमानों का जो प्रमुख रंग है वो कौन सा रंग है? हरा रंग है। तो ध्यान रखना। लेकिन फिर भी प्रश्न ये था कि इस दरगाह में हरे रंग की चादर क्यों नहीं चढ़ाई गई? तो उत्तर सुनो। पहला प्रश्न कि देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अजमेर में मुगलों ने शासन किया और एक मुगल बादशाह हुआ था औरंगजेब। और औरंगजेब के बारे में आप पढ़ोगे कि औरंगजेब था कट्टर मुसलमान। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाया, कट्टर मुसलमान था। आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब राजस्थान में जीण माता के मंदिर को तोड़वाने पहुंच गया था। और जैसे ही जीण माता के मंदिर को तोड़वाना शुरू किया तो पता नहीं कहां से मधुमक्खियों का झुंड आया, जिसने औरंगजेब की सेना पर हमला बोल दिया, दावा बोल दिया। औरंगजेब घायल हो गया, औरंगजेब की सेना घायल हो गई। इसीलिए तो जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। तो हुआ क्या कि जब औरंगजेब ने तारागढ़ के किले पर अधिकार किया तो इसने देखा कि यहां पर एक दरगाह बनी हुई है मीरान साहब की। इसने तुरंत दिमाग लगाया, बोले यार ये राजपूतों का किला है, चौहानों का किला है, चौहानों ने बनवाया है, तो इसमें दरगाह मस्जिद ये तो सवाल नहीं होता पैदा होने का। मंदिर हो चलो ठीक है, मानने में आती है बात, लेकिन दरगाह बनी हुई है, क्या चक्कर है ये? तहकीकात करो इसकी। तो इसको पता चला कि साहब मीरान साहब एक हिंदू योद्धा है जो मुस्लिम लोगों का बचाव करने के लिए लड़ता हुआ मारा गया था। तो आस्था के लिए, मुस्लिम लोगों को जोड़ने के लिए इस दरगाह का निर्माण किया गया है। तब औरंगजेब ने कहा कि देखो ये तो अच्छी बात है कि एक हिंदू योद्धा को मुसलमान पूज रहे हैं, अच्छी बात, हम भी तो यही चाहते हैं कि हिंदू जो है मुसलमानों की पूजा करें, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन औरंगजेब ने कहा कि हरा रंग जो है इस्लाम का प्रधान रंग है, और दरगाह बनी हुई है तो यहाँ पे चादर वादर सब हरे रंग की चढ़ती है, और हरा रंग एक सच्चा मुसलमान ही ओढ़ सकता है। अगर ये हिंदू है तो हरा रंग मत ओढ़ो इसे, और कुछ कर लो, लेकिन हरा रंग जो है वो केवल सच्चा मुसलमान ही ओढ़ सकता है। ऐसा किसका मानना था? औरंगजेब का। तो मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में मीरान साहब की दरगाह पर हरे रंग की चादर चढ़ाने पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। और आज भी प्रश्न यही आता है कि राजस्थान की वह कौन सी दरगाह थी जिसमें हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाती थी? तो वो कौन सी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह। तो ध्यान रखना, इसमें हरे रंग की चादर चढ़ाने का जो प्रतिबंध लगा, जो इसको प्रतिबंधित किया, वो किसके काल में किया गया? औरंगजेब के काल में। वर्तमान में तो यहाँ पे हरे रंग की चादर चढ़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब यहाँ पे हरे रंग की चादर चढ़ाने पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी बात, इसी दुर्ग में बनी हुई है घोड़े की मजार। अरे घोड़े की क्या बनी हुई है? देख लो, इसे कहते हैं बंटवारा। अब घोड़ा कोई हिंदू और मुसलमान थोड़ी होता है। घोड़े की तो बात करें राजस्थान में तो चेतक भी घोड़ा है, लेकिन चेतक का तो स्मारक बना हुआ है, छतरी बनी हुई है, चबूतरा बना हुआ है, और ये भी घोड़ा है, लेकिन इसकी मजार बनी हुई है। मतलब इनके स्वामियों के आधिपत्य के हिसाब से, स्वामियों के नौकरी करने के हिसाब से इनका बंटवारा कर दिया गया। तो एक जगह घोड़े की छतरी, एक जगह घोड़े की मजार है। तो इससे स्पष्ट होता है कि घोड़ा भी किसका माना गया है? मीरान साहब का। यहीं पर जो है नाना साहब का जालरा बना हुआ है साहब, नाना साहब का जालरा। नाना साहब पढ़ते होंगे क्रांति में, 1857 की क्रांति में आते हैं ना नाना साहब। कहां पर क्रांति की थी उन्होंने? कानपुर में। तो ध्यान रखना, तो नाना साहब का जो जालरा है, क्योंकि राजस्थान में भी 1857 की क्रांति का जो मुख्य केंद्र है वो अजमेर से शुरू हुई थी क्रांति, नसीराबाद से।
जालरा किसे कहते हैं? तो जल के बीच में जो स्थान बना होता है वो जालरा। तो नाना साहब का जालरा है। यहीं पर अगर हम बात करें नंबर 4 पे, तो यहीं पर पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक बना हुआ है। ध्यान रखना, पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई है। जैसे पृथ्वीराज रासो के हिसाब से पढ़ोगे तो उसमें बता रखा है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। तो पृथ्वीराज की मृत्यु कहाँ बता रखी है? गजनी में। पढ़ते हो ना आप? लेकिन कुछ किताब ऐसी भी है जिनमें पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा में बता रखी है, किसी ने पृथ्वीराज की मृत्यु अजमेर में बता रखी है। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज का जो स्मारक है वो कौन सी दुर्ग में बना हुआ है? तारागढ़ अजमेर में। इसी स्मारक के पास में पृथ्वीराज का घोड़ा जो था नाट्यरंबा, उसका भी स्मारक बना हुआ है। नाट्यरंबा का भी क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। यहीं पर हिजड़े की मीनार बनी हुई है सब, हिजड़े की मीनार। और एक प्रश्न जो प्री बीएसटी से पूछा गया है कि राजस्थान का एकमात्र वह कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर अस्पताल संचालित किया जा रहा है? आरोग्य सदन के नाम से एक अस्पताल चलता है यहाँ पे, तो वो भी इसी दुर्ग में है। तो यहीं पर बना हुआ है आरोग्य सदन, आरोग्य सदन। और आगे बात करें नंबर 7, तो यहीं पर रूठी रानी का महल बना हुआ है। रूठी रानी का क्या बना हुआ है? क्योंकि आप इतिहास में जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उमादेर उठ कर सबसे पहले यहीं आई थी, तारागढ़ में ही। तो रूठी रानी के राजस्थान में 2 महल हैं, एक तो तारागढ़ अजमेर में और एक जयसमंद झील के किनारे उदयपुर में है। तो ध्यान रखना, रूठी रानी का महल भी कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ में। चलो बताओ एक बार, बताओ कौन सा दुर्ग पढ़ना शुरू कर दिया? दूसरा क्या नाम है? तीसरा क्या नाम है? और ये दुर्ग कहां पर बना हुआ है? राजस्थान में सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं? बताओ, तारागढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी में बना हुआ था? ये विशेष ध्यान रखना, बीटड़ की नाम तो बाद में हुआ था। मूल पहाड़ी कौन सी है? नागपहाड़ी। बताओ उसकी नींव कब रखी गई थी? किसने रखी थी? ये बात कौन कहता है? इसका निर्माण कब हुआ था? किसने कराया था? इस दुर्ग का नाम तारागढ़ किसने रखा था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के गढ़बीडली नाम कैसे पड़ा? तो जब मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले पर अधिकार किया तो यहाँ का प्रशासक किसे बनाया? और तब विठल दास गौड़ ने पहाड़ी का नाम बदला, दुर्ग का नाम बदला और बीटड़ की पहाड़ी और गढ़बीडली नाम कर दिया। फिर हम पढ़ते हैं कि बिशप एबर ने इस दुर्ग को पूर्व का क्या कहा है? जिब्राल्टर। इसमें जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे कौन सी दरगाह बनी हुई है? राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह जिसमें हरे रंग की चादर है। किसके काल में प्रतिबंध लगा? यहीं पर घोड़े की क्या बनी हुई है? नाना साहब का क्या बना हुआ है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड का क्या बना हुआ है? इसी के पास में नाट्यरंबा का क्या बना हुआ है? हिजड़े की क्या बनी हुई है? मीनार। आरोग्य सदन और रूठी रानी का महल। उतारो इसे आराम से। इसको नीचे भी शेयर, कैमरा सही करना है थोड़ा।
साइड में कट रहे हैं अक्षर, जूम इन कर दे थोड़ा सा। सही है, अब सही है। वो है ना, ये देखो हम्म, ये फिक्स है। अच्छा साइड में क्या है लिखा मत हो, इसी के अकॉर्डिंग। थोड़ा कम कर दे अभी तो फिलहाल तो। हम्म, बस बस रहने दे। पानी की बोतल भिजवा दे यार। सही आ रहा है। एक पानी की बोतल भिजवा दे। हम्म,
हाँ जी लिखा। तो ये हमारा कौन सा दुर्ग पूरा हो गया? तारागढ़, अजमेर वाला। अब इसी के साथ में हम एक दुर्ग पढ़ेंगे, तारागढ़ बूंदी, ताकि दोनों को जब भी पढ़ो तो साथ में पढ़ो। देखिए, लिखो लिखो लिखो। मिटा दो वही। अब करते हैं आगे की बात। हेडिंग डालो तारागढ़ दुर्ग बूंदी। एक तारागढ़ अजमेर में है और एक तारागढ़ कहां पर है? बूंदी में। और अब ध्यान से समझना, छोटा सा दुर्ग है बूंदी वाला तारागढ़। सबसे पहला प्रश्न कि देखिए, एक तारागढ़ तो अजमेर में था और एक तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? बूंदी में। और सबसे पहली बात ये आती है कि अजमेर वाले को तारागढ़ क्यों कहते थे? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम तारा था। उस पृथ्वीराज ने अजमेर वाले दुर्ग की मरम्मत करवाई थी और पत्नी के नाम पर क्या रख दिया? तारागढ़। लेकिन कोई पूछे कि बूंदी वाले गढ़ को तारागढ़ क्यों कहते हैं, तो क्या आंसर दोगे? बूंदी वाले को तारागढ़ क्यों कहते हैं, इसे कौन बताएगा? चलो समझो। देखो जी, होता क्या है कि ये जो तारागढ़ दुर्ग है, इसकी विशेषता क्या है, इधर समझाता हूं मैं। कि जैसे बूंदी का जो नगर है, इस बूंदी में एक झील है, जेत सागर झील। ढंग से समझना, बूंदी में एक झील है, कौन सी? जेत सागर झील है साहब, बूंदी के अंदर। और इसी जेत सागर झील के आसपास बूंदी का नगर बसा हुआ है। तो जेत सागर झील है बूंदी में, और इसी झील के आसपास कौन सा नगर बसा हुआ है? बूंदी का नगर बसा हुआ है। अब दिमाग लगाओ कि झील कहां बनती है? जहां पे धरातल सामान्य से नीचा होता है, सामान्य लेवल से नीचाई पर होगा, वही तो पानी भरेगा और वही झील बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बूंदी का जो नगर है वो सामान्य धरातल से भी नीचाई पर बसा हुआ है, तभी तो झील बनी हुई है और झील के आसपास नगर बसा हुआ है। और बूंदी का जो किला है, तो देखो ये रहा धरातल, और धरातल के ऊपर ये रही पहाड़ी, और इसी पहाड़ी के ऊपर जो दुर्ग बना हुआ है वो कौन सा दुर्ग है भाई? तारागढ़। अब इसे तारागढ़ क्यों कहते हैं, तो समझ में आ गई होगी बात कि बूंदी नगर जो है वो तो सामान्य धरातल से नीचाई पर है, और बूंदी का जो दुर्ग है वो धरातल पे पहाड़ी, पहाड़ी पे दुर्ग बना हुआ है। तो ऐसा कहते हैं कि जब बूंदी नगर में खड़े होकर इस दुर्ग को देखा जाता है तो ये दुर्ग तारे के समान नजर आता है, छोटा सा। इसलिए इस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। ठीक है। तो जेत सागर झील के आसपास नगर बसा हुआ है, नगर धरातल से नीचाई पर है, दुर्ग धरातल पे पहाड़ी, पहाड़ी पे दुर्ग बना हुआ है। तो बूंदी में खड़े रहकर जब इस दुर्ग को देखा जाता है तो ये दुर्ग एक तारे के समान छोटा सा नजर आता है, इसलिए इसको क्या कह दिया? तारागढ़ कह दिया। अब सुनो सबसे पहली बात कि देखो ये जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में, सबसे पहला प्रश्न कि इसका निर्माण किसने करवाया? और ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में भी, एलडीसी के एग्जाम में, कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माता कौन है? तो बरसिंह हाडा। ध्यान रखना, बूंदी वाले तारागढ़ का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? बरसिंह हाडा ने। इसी तारागढ़ के अंदर एक तोप रखी हुई है,
जिसका नाम है कौन सी, गर्भ गुंजन तोप। तो यहीं पर एक तोप है गर्भ गुंजन तोप, तो ये तोप भी इस बूंदी वाले तारागढ़ में। तीसरी बात, ये भी खूब प्रश्न आता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था शायद, कि ये जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी का, इसके अंदर एक महल बना हुआ एक कमरा है जिसे हम कहते हैं चित्रशाला। और ये जो चित्रशाला है इसका निर्माण किसने करवाया था, कि बूंदी में तारागढ़ दुर्ग में जो चित्रशाला बनी हुई है उसका निर्माता कौन है। और ये शायद पिछले वाले फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया था प्रश्न। तो देखो, चित्रशाला का निर्माण जो करवाया, ये करवाया था उम्मेद सिंह ने। एक राजा थे कोटा के उम्मेद सिंह जी, और उम्मेद सिंह के द्वारा बूंदी की चित्रशाला का क्या करवाया गया था, निर्माण। अब यहां पर अंत में एक इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ते हैं। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। और ये जो रुडयार्ड किपलिंग है, इन्होंने दो प्रकार के दुर्ग बताए हैं, दो प्रकार की बातें बताई है। सबसे पहली बात ये बताई है इन्होंने कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा दो कथन पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तो ये कहते हैं कि ये इतने शानदार दुर्ग है कि मानव इन दुर्गों का निर्माण करवा सके, ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर ये आगे कहते हैं कि अगर मानव ने नहीं करवाया तो या तो देवताओं ने या परियों ने करवाया होगा, या भूतों प्रेतों ने करवाया होगा। तो बस देवता और परिया पूछेगा तो अलग आंसर आएगा, भूत प्रेत पूछेगा तो अलग आंसर आएगा। तो प्रश्न आ जाए कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा अगर भूतों प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग पूछे तो क्या आंसर आएगा। और रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा देवताओं व परियों द्वारा निर्मित दुर्ग पूछेगा तो आंसर क्या आएगा। तो ध्यान रखना, उल्टा बता रहे हो शायद, मेरे को कंफ्यूज कर दिया। देखो देखो, अगर प्रश्न पूछे कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा भूतों प्रेतों द्वारा या देवता और परियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखना, भूतों प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग पूछेगा तो उत्तर आएगा मेहरानगढ़, ठीक है। और देवताओं और परियों द्वारा पूछेगा तो उत्तर आएगा तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, ये विशेष ध्यान रखना। तो भूत प्रेत पूछेगा तो मेहरानगढ़, और देवता और परिया पूछेगा तो उत्तर क्या आएगा, तारागढ़ दुर्ग आएगा बूंदी वाला, ये ध्यान रखना। आप उल्टा बता रहे थे। अब हम बात करते हैं आगे की, कि ये कहानी तो किसकी हो गई, तारागढ़ दुर्ग बूंदी की। तो देखो, एक तारागढ़ अजमेर में, एक तारागढ़ कहां पर है, बूंदी में। अब सुनना, बताओ बूंदी वाले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, बताओ ये बूंदी वाला तारागढ़, इसमें कौन सी तोप रखी हुई है, बताओ उम्मेद सिंह ने यहां पर किसका निर्माण करवाया, और रुडयार्ड किपलिंग ने भूतों प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग किसे बताया, और देवता और परियों द्वारा निर्मित दुर्ग किसे बताया, तारागढ़ दुर्ग बूंदी को। उतार लो इसको भी। तीन प्रश्न आते हैं इसमें से, एक तो ये निर्माण वाला प्रश्न आ रहा है खूब, एक ये चित्रशाला वाला प्रश्न आ रहा है, और एक ये कोटेशन पूछ लेता है कभी कभी।
इसको सही करो साहब, उल्टा लिख दिया शायद मैंने भी, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा है। परिया को आता ही मेहरानगढ़ आता है शायद, उल्टा लिख दिया। भूतों प्रेतों द्वारा तो आएगा तारागढ़, ठीक है ना। और इसके द्वारा आएगा, परियों के द्वारा तो निश्चित है मेहरानगढ़। सही कर लेना इसको, थोड़ा सा लिखा थोड़ी था, उल्टा लिख दिया शायद।